नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जिन लोगों ने OTR नहीं किया वो लोग जाकर OTR कर लें। अभी OTR की साइट एकदम ठीक चल रही है। आइए, जैसा कि हम हर दिन किसी न किसी टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल, वायसराय और इनके द्वारा किए गए कार्य भारत में। इस टॉपिक को आज हमें देखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम आपके लिए 100 टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। उस 100 टॉपिक्स में से यह हमारा 6वां टॉपिक है दोस्तों। कौन सा? 6 नंबर का टॉपिक है। इसके पहले हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो आप जाकर के उसे हमारे प्लेलिस्ट में, अंतिम प्रहार बैच प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जो कि पूर्णतः RO ARO एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है दोस्तों। आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पहले गवर्नर जनरल का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो कालखंड रहता है भारत में, वह 1757 से लेकर के 1757 से 1760 तक, और फिर 1765 से लेकर 1767 के बीच में इनका कालखंड रहता है भारत में दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अगर बात किया जाए कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के सिर्फ गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल दोस्तों। तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव थे, और यही वह शख्स है जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगाया दोस्तों। तो बंगाल में द्वैध शासन मतलब एक साथ 2 लोगों का शासन, अर्थात राजा का भी शासन होगा, साथ ही साथ जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार का भी शासन होगा दोस्तों। तो इसमें ब्रिटिश सरकार के पास कोई दायित्व नहीं होगा, उनके पास सारे अधिकार, सारे पावर्स होंगे, और जो शासक होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होंगे, दायित्व होंगे, पर उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन शासन दोनों जनता पर कर रहे हैं, इसलिए उसे हम कहते थे बंगाल में द्वैध शासन दोस्तों। इसी द्वैध शासन के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे बंगाल को लूट डाला था दोस्तों, और यह एक तरीके से खुली लूट थी, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा था कोई भी शासक। दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लाया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, इनसे इलाहाबाद की सेकंड संधि होती है। कब दोस्तों? तो 1765 में जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, वह किसके साथ होती है? शाह आलम द्वितीय की रॉबर्ट क्लाइव के साथ। वहीं रॉबर्ट क्लाइव के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। क्यों कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक? इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन को बहुत राजस्व यहां से ले लेकर के भेजा। भारत से जितने भी राजस्व की प्राप्ति होती, वह सभी के सभी जाकर ब्रिटेन जाते, और साथ ही साथ कहा जाए कि बंगाल ही वह व्यवस्था थी, बंगाल से ही पूरे भारत में साम्राज्य स्थापना की गई थी दोस्तों। तो इसलिए, और बंगाल में जो साम्राज्य बना अंग्रेजों का, उसके सबसे बड़ा कोई पिलर था दोस्तों, तो वह रॉबर्ट क्लाइव थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव की जो भूमिका थी भारत में उनके अंग्रेजों की स्थापना को लेकर के, साम्राज्य को लिए, इसलिए उनको कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक दोस्तों। वहीं आइए हम सेकंड गवर्नर जनरल की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड गवर्नर जनरल हमारे जो है दोस्तों, वह है वारेन हेस्टिंग, जो 1772 से लेकर के 1785 तक इनका दोस्तों कालखंड रहता है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं दोस्तों। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों, तो देखिए ये थे गवर्नर जनरल, और रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? सिर्फ और सिर्फ गवर्नर थे, और ये थे गवर्नर जनरल, और वो थे सिर्फ गवर्नर, अर्थात दोनों की पावर में परिवर्तन हुआ दोस्तों। ये बंगाल के गवर्नर थे और ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग्स आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा दोस्तों। वहीं 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की गई दोस्तों। फौजदारी मतलब आपराधिक कार्यवाही, अर्थात आपने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी को लूट लिया, आपने कहीं डाका डाल दिया, आपने किसी का रेप कर दिया, तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका फौजदारी मामला। दीवानी मामला आपकी संपत्ति का मामला, आपकी जमीन का मामला दीवानी मामला हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए, दीवानी और फौजदारी व्यवस्था की स्थापना भारत में अंग्रेजों द्वारा से पहले कब की दोस्तों? 1772 में की गई, और किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दोस्तों। वहीं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, तो जो वारेन हेस्टिंग्स है उनके द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से इन्होंने पूरे बंगाल से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया।
तो बंगाल से टैक्स कलेक्ट करेंगे तभी तो पूरे बंगाल में अपना साम्राज्य मजबूत करेंगे, साथ ही साथ बंगाल के साथ साथ भारत में भी साम्राज्य मजबूत करेंगे दोस्तों। तो जो इनकी जो विचारधारा थी साम्राज्य बनाने की, उपनिवेशवाद की, वह व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अर्थात रेवेन्यू जो था दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण था इनके लिए। अगर अंग्रेजों के पॉकेट पे आपने हाथ डाल दिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और यही होता था जब जब भारत के लोग अंग्रेजों पर, उनके पॉकेट पर हाथ डालते थे, उनके पैसे पर हाथ डालते थे, तब तब वह यहां पे खूनी होली खेला करते थे। आज दोस्तों मुगल सम्राट को मिलने वाली जो 26 लाख की जो पेंशन थी दोस्तों, उस पेंशन को, वार्षिक पेंशन को किसने बंद करवाया था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली जो 26 लाख की वार्षिक पेंशन थी इसको बंद करवा दिया। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग किस पर चलाया गया दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, यह इकलौते एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स पर महाभियोग चलाया गया था। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि कहा जाता है जब इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 के बीच में जब इन्होंने रेवेन्यू की स्थापना की, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से इन्होंने बहुत भयंकर टैक्स कलेक्ट किया। जब ये बहुत टैक्स कलेक्ट किए तो ये चले गए वहां पे इंग्लैंड। बाद में जब इंग्लैंड गए तो इनको क्या कहा जाने लगा? बंगाली बाबू, बंगाली बाबू। क्यों बंगाली बाबू कहा जाने लगा? क्योंकि इन्होंने बंगाल से खूब पैसे का शोषण किया, दबा दबा के पैसे का शोषण किया। जब इन्होंने खूब पैसे का शोषण किया तो इनके पास इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया कि ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट को अकेले खरीदने की क्षमता रख सकते थे। तो इनके पास बहुत पैसा हो गया था और यह पैसा करप्शन के माध्यम से इन्होंने कमाया था, इसलिए इन पर महाभियोग चलाया गया था दोस्तों। कहां पर? ब्रिटेन के, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बनाई गई थी। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति दोस्तों बनाई गई थी वह वारेन हेस्टिंग्स के माध्यम से बनाई गई दोस्तों। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का मतलब होता है कि आप, अर्थात रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस, फेंसिंग मतलब आप जानते होंगे कि आप वर्तमान में देखते होंगे कि जो भारत सरकार है वह अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, या कहूं जो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र, मतलब कि एक सीमा दूसरी सीमा, जैसे कि भारत पाकिस्तान की सीमा लगती है तो आप वहां पे क्या करते हैं? फेंसिंग करते हैं। मतलब वहां पे बॉर्डर की जो है सीमा को कटीले तारों से या वहां पे आप दीवार बनाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति के तहत इसने ये क्या करते थे? किसी साम्राज्य को जाकर के पूर्णतः घेर लेना, किसी एक क्षेत्र विशेष को जाना और पूर्णतः घेर लेना और उनकी सारी रसद आपूर्ति को भंग कर देना। अब जब उनके आसपास आना जाना, सारा आवागमन, हथियार नहीं पहुंचना, रसद नहीं पहुंचना, जब कोई व्यवस्था नहीं पहुंचेगी तो वह क्या होगा? वह क्षेत्र, वह साम्राज्य चरमरा जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और यही व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के तहत दोस्तों की जाती थी, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा करता था इसके माध्यम से। जैसे कि एक ग्रुप बना लिया, अब उस ग्रुप के बीच में अपने आप को सुरक्षित रख लेता था। जैसे 4-5 शासकों का ग्रुप बनता था, उस ग्रुप के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखता था दोस्तों। यही थी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग ऑफ फेंस दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा जो वार हुआ था 1775 से लेकर के 1782 के मध्य, और वहीं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1780 से लेकर 84 के बीच में दोस्तों। तो यह सारे के सारे जो युद्ध होते हैं, आंग्ल प्रथम मराठा युद्ध, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों, यह भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही दोस्तों हुआ करता था। आप पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे एरियाज आपके एग्जाम में लगातार हिट किए हैं दोस्तों। तो आप पेन पेपर कॉपी के माध्यम से सारे पॉइंट्स को लगातार लिखते रहें दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखें तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कालखंड रहता है भारत में, वह 1786 से लेकर के 1793 तक, फिर उसके बाद 1805 में यह पुनः भारत आते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कालखंड रहता है दोस्तों, वह 1786 से लेकर 1793 तक होता है, और पुनः भारत में 1805 में ये फिर आते हैं भारत दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वैसे जो गवर्नर जनरल होते हैं दोस्तों, अमूमन इनका जो इनका कालखंड हुआ करता था, या जो कार्यकाल इनका भारत में हुआ करता था, वह 5 वर्ष हुआ करता दोस्तों। लेकिन कुछ अपवाद भी है जो 5 वर्ष से ज्यादा भी रहे, कुछ अपवाद है जो 5 वर्ष से कम का भी शासनकाल दोस्तों उनका रहा है भारत में।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो भारत में शासन काल रहा है वह 1786 से लेकर 1793 तक, और पुनः 1805 में ये भारत आते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दोस्तों न्यायिक और कर संबंधी जो शक्तियां थी इनको पृथक कर दिया गया। कहा गया कि पहले क्या होता था, पहले कलेक्टर में ही सारी पावर हुआ करती थी। कलेक्टर का मतलब होता है मेनली, कलेक्टर का काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना सिर्फ, अर्थात जहां जहां से सरकार को पैसा मिल सकता है उस सारे सोर्स से पैसा लेके आना, अपने पास रखना और सरकार तक उसे डिलीवर कर देना, सरकार तक उसे पहुंचा देना दोस्तों। यह मेन काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है, इसीलिए उसको कलेक्टर बोलते हैं, अर्थात पैसे को कलेक्ट करने वाला, रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाला मेन काम होता है दोस्तों कलेक्टर का। साथ ही साथ पर कॉर्नवालिस के पहले क्या होता था, जो कलेक्टर होता था वह बहुत पावरफुल होता था। कलेक्टर के पास ही न्यायिक शक्तियां और टैक्स मतलब रेवेन्यू से संबंधित शक्तियां दोनों समाहित थी। तो कॉर्नवालिस ने कहा अगर किसी एक व्यक्ति में बहुत सारी शक्तियां आ जाएंगी तो वह करप्ट हो जाएगा, इसलिए उसने क्या व्यवस्था की, उसने कहा कि न्यायिक और जो आपकी रेवेन्यू से संबंधित जो व्यवस्था है उन दोनों व्यवस्था को अलग अलग कर दिया जाए। तो दो अलग अलग विभाजन किया, क्या कहा गया, न्यायिक व्यवस्था के लिए जुडिशरी होगी और कर के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे दोस्तों, और कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे दोस्तों। कई बार आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में आप फंस जाते होंगे दोस्तों। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट करे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब रेवेन्यू से संबंधित जो विवाद है उसका निस्तारण करे, तो वो रहता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोस्तों। आइए, 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की गई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की गई, मतलब इसे कहा जाए सर्किट अदालत को कहा गया कि यह भ्रमणशील अदालतें थी, मतलब कभी यहां लगती थी, कभी यहां लगती थी, कभी कहीं लगती थी, कभी कहीं लगती थी। इस हिसाब से यह 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की गई दोस्तों, जिसमें से 3 भ्रमणशील अदालतें बंगाल में लगती थी और एक दोस्तों आपके बिहार में लगती थी। वहीं 1793 में अगर आपसे पूछा जाए कॉर्नवालिस कोड कब आया था, तो कॉर्नवालिस कोड दोस्तों 1793 में आया था। प्रत्येक जिलों में पुलिस थाने की स्थापना और दरोगा को इस थाने का इंचार्ज बनाया गया, यह व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दोस्तों लाई गई है। जैसे कि आप देखते हैं यूपीएसआई की आप तैयारी करते हैं, या बिहार एसआई की, या राजस्थान एसआई की, या एमपी एसआई की, या छत्तीसगढ़ एसआई की, जो भी एसआई की आप एग्जाम तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपको सोचना चाहिए कि उस एसआई की व्यवस्था की शुरुआत अगर किसी ने किया था तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था दोस्तों। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होता आपके भारत में तो शायद आप एसआई की तैयारी नहीं कर रहे होते। तो एसआई की तैयारी करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस की महानता को हमेशा दंडवत प्रणाम करते रहे उन्हें। तो अगर कहा जाए कि प्रत्येक जिले में जो पुलिस थाने की स्थापना की शुरुआत की गई और थाने में दरोगा की जो व्यवस्था की गई दोस्तों, यह किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। वहीं 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को दोस्तों लाई गई। जब मैं आगे क्लासेस आपकी लूंगा दोस्तों तो उसमें मैं स्थायी बंदोबस्त क्या होता है यह मैं आपको वहां पर क्लियरली बताऊंगा, पर सिर्फ मैं इतना बता दे रहा हूं यहां पे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत कोई क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र से क्या कि तो वहां पे एक निर्धारित कर दिया जाता था कि आपको इतना टैक्स अंग्रेज सरकार को देना है दोस्तों। मतलब इसमें टैक्स की जो व्यवस्था होती है वह फिक्स कर देती, मतलब स्थायी कर दी जाती थी। मतलब कि इतने बटे इतने आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि अब जितनी पैदावार उसकी 5/6 सरकार को चाहिए, पैदावार का 2/3 सरकार को चाहिए। तो अब क्या सरकार ने फिक्स कर दिया। तो यहां पे क्या था, 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई जिसके तहत टैक्सिंग व्यवस्था को फिक्स कर दिया गया कि आपको अपनी खेती का, अपनी उपज का इतने बटे सरकार को देना पड़ेगा, इतना भाग सरकार को देना पड़ेगा, ये फिक्स कर दिया गया स्थायी बंदोबस्त। देखो भारत में सिविल सेवा का जनक भी किसी को कहा जाता है, तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है दोस्तों। तो भारत में सिविल सेवा, जिस एग्जाम की आज यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सिविल सेवा व्यवस्था की शुरुआत भारत में की जाती है दोस्तों। तो जो लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं वह यह समझ लें कि भारत में सिविल सेवा की जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा जाता है। और भारत में सिविल सेवा व्यवस्था की शुरुआत किसी ने किया था, किसी ने दो, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों। और यह इकलौते एक शख्स है जिनका
भारत की भूमि अर्थात गाजीपुर में इनकी हत्या कर दी जाती है एक व्यक्ति द्वारा। तो इनकी कब्र कहां लॉर्ड कॉर्नवालिस की दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है यह दोस्तों आपकी गाजीपुर में है। आइए दोस्तों हम आगे टॉपिक देते हैं। सर जॉन सोर का जो कार्यकाल होता है भारत में वो 1793 से लेकर के 1798 तक होता है दोस्तों। कितना? सर जॉन सोर का जो कालखंड होता है भारत में वह 1793 से लेकर के 1798 तक होता है। और यह इनके द्वारा क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, यह अहस्तक्षेप की नीति भारत में लेकर के आते हैं। तो जो अहस्तक्षेप की नीति होती है यह किसके द्वारा लाई जाती है भारत में? सर जॉन सोर द्वारा दोस्तों। तो सर जॉन सोर द्वारा अहस्तक्षेप की नीति का मतलब यह था कि आप किसी के क्षेत्र में जाकर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार जब यह लोग सर जॉन सोर के शासनकाल से पहले जब हमारे आपके कहा जाए अफगानिस्तान क्षेत्र में लगातार अटैक कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और वहां पर वो चाह रहे थे कि उस क्षेत्र पे कंट्रोल कर लें, तो उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए व्यवस्था की गई कि अहस्तक्षेप की नीति, अर्थात इन्होंने क्या व्यवस्था की, सर जॉन सोर ने कहा कि हम किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम अपने शासनकाल में आराम से रहेंगे, जिसको जो काम करना है वह काम वो करते रहे आराम से, बस हमें एक टैक्स का जो व्यवस्था है वो टैक्स हमें देते रहे। तो अहस्तक्षेप की नीति के तहत उन्होंने कहा कि भैया हम दोनों के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करो, तू आराम से रहा, हम आराम से रहा। तो यह व्यवस्था की गई दोस्तों सर जॉन सोर द्वारा 1793 से और 98 के बीच में दोस्तों। तो लॉर्ड वेल्जली आते हैं 1798 में। 1798 से 1805 तक ये भारत में गवर्नर जनरल बन के रहते हैं। कौन? लॉर्ड वेल्जली दोस्तों। तो भारत में सहायक संधि जो है, इसकी अगर प्रणाली की बात की जाए तो सहायक संधि व्यवस्था के जनक कोई थे भारत में, तो वह लॉर्ड वेल्जली थे दोस्तों। तो आइए, कई बार आपसे क्रम पूछा जाता है कि किस क्रम में लॉर्ड वेल्जली द्वारा सहायक संधि व्यवस्था लागू की दोस्तों। तो सबसे पहले सहायक संधि के तहत कोई शामिल हुआ था दोस्तों ब्रिटिश सरकार में, तो वह हैदराबाद था, जिसने सबसे पहले हैदराबाद में 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। फिर मैसूर ने 1793 में स्वीकार किया। तंजौर ने दोस्तों, तंजौर ने भी 1799 में स्वीकार किया। अवध ने 1801 में स्वीकार किया। पेशवा ने दिसंबर 1801 में स्वीकार किया। बरार और भोसले ने 1803 में स्वीकार किया, और वहीं सिंधिया ने 1804 में दोस्तों यह सहायक संधि प्रणाली को दोस्तों स्वीकार किया गया। तो आप सहायक संधि प्रणाली की एक बार फिर से सुन लें दोस्तों। हैदराबाद को 1798 में सहायक संधि प्रणाली के छाते के नीचे लाया गया। मैसूर को 1799 में, तंजौर को भी 1799 में लाया गया दोस्तों सहायक संधि के छाते के नीचे। अवध को 1801 में लाया गया, तो पेशवा को भी दिसंबर 1801 में ला दिया गया। बरार भोसले को 1803 में, तो सिंधिया को 1804 में दोस्तों सहायक संधि व्यवस्था के तहत उन्हें शामिल कर लिया गया ब्रिटिश सरकार में दोस्तों। ब्रिटिश शासन के अधीन उनको ला दिया गया दोस्तों। सहायक संधि में क्या होती दोस्तों? सहायक संधि की मतलब होती थी कि हम आपकी सहायता में हमेशा उपस्थित रहेंगे, और यह प्रॉमिस करके अंग्रेज किसी राजा को अपने अधीन मिला लेते थे, पर बाद में वह उनकी सहायता नहीं करते थे दोस्तों। तो यह एक ट्रैप था भारतीय शासकों को अंग्रेज जो ब्रिटिश भारत था उसमें शामिल करना दोस्तों। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है, इनका कार्यकाल होता है 1807 से लेकर 1813 तक दोस्तों। तो रणजीत सिंह जो अमृतसर की संधि करते हैं 1809 में दोस्तों, वह किसके साथ करते हैं? लॉर्ड मिंटो प्रथम द्वारा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के मध्य 1809 में दोस्तों कौन संधि होती है? तो अमृतसर की संधि दोस्तों। तो अमृतसर की प्रथम संधि किसके माध्यम से होती है? लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के मध्य होती है 1809 में दोस्तों। वहीं 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है वह भी लॉर्ड मिंटो प्रथम के ही शासनकाल में 1813 का दोस्तों चार्टर एक्ट आता है। लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल होता है दोस्तों। तो लॉर्ड हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल कब तक रहते हैं? 1813 से लेकर के 1823 तक रहते हैं दोस्तों। तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1816 में दोस्तों, तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में होता है, वह भी लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में होता है दोस्तों। और जो संगोला की संधि होती है, संगोल की संधि जो होती है दोस्तों, यह भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होती है। और संगोल संधि किसके बीच होती है दोस्तों? आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है 1816 में, उस समय संगोला की संधि दोस्तों की जाती है। और जो पिंडारियों का दमन किया जाता है दोस्तों, तो पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किया जाता है
1813 से 1823 के बीच में इनका कालखंड होता है लॉर्ड हेस्टिंग का दोस्तों। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक दोस्तों। तो लॉर्ड जो एमहर्स्ट होते हैं दोस्तों, ये 1823 से लेकर 1828 तक होते हैं दोस्तों। इनके द्वारा क्या क्या कार्य भारत में किया जाता है? जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है दोस्तों 1824 से 26 के बीच में, या लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में होता है। अंग्रेजों एवं वर्मा के मध्य यांडूब की संधि होती है दोस्तों। कौन सी? यांडूब की संधि। तो जो यांडूब की संधि होती है वह किस किस युद्ध को लेकर के होती है दोस्तों? तो जो अंग्रेज आंग्ल बर्मा युद्ध होता है दोस्तों, तो आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त करने के लिए यांडूब की संधि के दोस्तों। वहीं आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त करने के लिए संगोला की संधि दोस्तों की जाती है। कौन संधि? संगोला की संधि दोस्तों की जाती है। आइए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल दोस्तों। तो 1828 से लेकर के 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहते दोस्तों। कितना? 1828 से लेकर 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कहा जाता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं कब? 1833 के एक्ट के माध्यम से। वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कोई था? तो वारेन हेस्टिंग्स है दोस्तों। और बंगाल का कोई गवर्नर था तो वह रॉबर्ट क्लाइव थे प्रथम। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कोई था दोस्तों तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनको 1833 के एक्ट के माध्यम से इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, इनके पास जो शक्तियां बंगाल क्षेत्र तक थी, अब उससे ज्यादा विस्तृत रूप में शक्तियां लॉर्ड विलियम बेंटिक को दी जाती है। अब वे पूरे भारत के क्षेत्र के लिए नियम कानून विधियां बना सकते थे दोस्तों। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति दोस्तों। तो सती प्रथा पर जो रोक लगाया जाता है दोस्तों वह लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाया जाता है। इसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। 1830 में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया दोस्तों। तो ठगी प्रथा की जो समाप्ति होती है उसमें कर्नल स्लीमैन का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, लेकिन यह कालखंड होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का दोस्तों। शिशु बालिका हत्या पर जो प्रतिबंध लगता है दोस्तों, शिशु बालिका की हत्या पर जो प्रतिबंध लगता है दोस्तों, मतलब अर्थात कहा जाए शिशु बालिका हत्या पर जो रोक लगता है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। वहीं आंग्ल और प्राच्य जो विवाद होता है शिक्षा को लेकर आंग्ल प्राच्य विवाद होता है, वह भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में होता है दोस्तों। तो आंग्ल प्राच्य विवाद का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम हो भारत में वह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हो। यह विचारधारा आंग्लवादियों की थी दोस्तों। वहीं प्राच्यवादियों की विचारधारा थी कि जो भी भारत में शिक्षा की विचारधारा हो या शिक्षा की व्यवस्था हो या शिक्षा की जो भी भाषा हो वह प्राचीन भाषा हो, जिस या प्राचीन सब्जेक्ट हो या प्राचीन ज्ञान हो, उससे संबंधित होना चाहिए दोस्तों। इस चीज को लेकर के विवाद हुआ दोस्तों, और आपको पता है कि यहाँ पे आंग्ल विचारधारा के लोग वह जीत जाते हैं, और यहीं से लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही शासनकाल में दोस्तों यह व्यवस्था शुरू होती है कि अब भारत में जो शिक्षा प्रणाली होगी वह दोस्तों अंग्रेजी में होगी दोस्तों। और यही वह घटिया इंसान था लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने यह सारी व्यवस्था शुरू कर दी दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा दोस्तों की जाती है। एक मिनट दोस्तों रुकिए, हम पानी पी लेते हैं। जस्ट मिनट दोस्तों। दोस्तों हिंदी माध्यम का जीवन बर्बाद करने में अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो वह दोस्तों लॉर्ड मैकाले का है। यह लॉर्ड मैकाले वह व्यक्ति है जिसने भारत में अंग्रेजी प्रणाली की दोस्तों शुरुआत की।
अगर यह भारत में नहीं होता तो आज भारत की व्यवस्था कमोबेश वही होती जो हम एंशियंट एरा में पढ़ रहे थे। अर्थात कहा जाए कि हमारी विचार जो है, हम अंग्रेजी की मानसिकता के गुलाम नहीं होते। वर्तमान में हम आजाद तो हो गए हैं, कहा जाता है ना कि आजाद हो गए, पर हम अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने हमें अभी पूर्णतः आजाद कहां किया है, हम उस आजादी की बीड़ियों को तोड़ कहां पाए। आज भी हम अंग्रेजी को हमेशा सुपीरियर मानते हैं अन्य भाषाओं की अपेक्षा। दोस्तों, अंग्रेजी भी एक सिर्फ भाषा मात्र है जैसे अन्य भाषा है। तो आप जितना अंग्रेजी को महत्व देते हैं उतना ही महत्व अन्य भाषाओं को भी दे दोस्तों। इसलिए भारत की अन्य भाषाएं लगातार पिछड़ती जा रही हैं और अंग्रेजी आगे बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी क्यों? क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसने अंग्रेजी को अपने प्रतिष्ठा का रूप समझ लिया, अपने प्रतिष्ठा का माध्यम समझ लिया, इसलिए वह लगातार अंग्रेजी को प्रमोट करता जा रहा है। दोस्तों, तो यह था आंग्ल प्राच्य विवाद शिक्षा को लेकर। दोस्तों, आइए हम देखते हैं चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 के बीच में। दोस्तों, तो इनका कालखंड होता है चार्ल्स मेटकाफ का, ये 1835 से लेकर 1836 में यह कार्यकाल इनका होता है। दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ का, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसी को कहा जाता है तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में लगने वाले सेंसरशिप को प्रेस पर उसे समाप्त किया। दोस्तों, भारत में लगने वाले सेंसरशिप को प्रतिबंधित किया चार्ल्स मेटकाफ ने, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा प्राचीन कितना एडवांस था। हमारा प्राचीन इतना एडवांस था कि हमें पश्चिम का मुंह नहीं ताकना होता था। लेकिन जब से हम अंग्रेजों की विचारधारा पढ़ना शुरू किए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ हम क्लर्क बन रहे हैं। क्या? क्लर्क। अंग्रेजी जो विचारधारा भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा और मैकाले द्वारा लाई गई थी, इसकी विचारधारा ही सिर्फ इतनी थी कि क्या रंग रूप में तो भारतीय हूं, मानसिक रूप से सिर्फ अंग्रेज हूं। और वह चाहते थे कि भारत में सिर्फ और सिर्फ क्लर्क पैदा हो। आज देखिए, वर्तमान देखिए, हर कोई क्लर्क बनने को ही परेशान है और हम आज हर चीज के लिए पश्चिम की तरफ मुंह ताकते हैं। अगर साला मैकाले नहीं होता तो आज पूरा पश्चिम हम पे फोकस करता। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत की प्रतिष्ठा, सम्मान पूर्णतः फिर वैसे ही बढ़ रहा है जैसा हमारा पहले हुआ करता था। दोस्तों, तो लॉर्ड ऑकलैंड, दोस्तों 1836 से लेकर 1842 तक दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड का कालखंड होता है। दोस्तों, कार्यकाल होता है कब तक? लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक। दोस्तों, यह इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड ऑकलैंड की शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। दोस्तों, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में होता है? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में होता है। दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। दोस्तों, तो आंग्ल अफगान युद्ध प्रथम कब होता है? दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों होता है लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। दोस्तों, मैं 2 मिनट हट गया हूं। दोस्तों, आप जो भी चीज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर हमेशा ही खड़े रहते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जो ये आंग्ल अफगान युद्ध होता है यह 1839 से लेकर के 42 तक चलता है। दोस्तों, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों, तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में दोस्तों हुआ। जब दोस्तों गवर्नर जनरल का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यूपी आरओ एग्जाम या यूपी पीसीएस एग्जाम या यूपी एसआई एग्जाम या यूपी कांस्टेबल एग्जाम, कोई भी एग्जाम्स में आएगा दोस्तों, तो वह आपको सिर्फ और सिर्फ मिलान करने को बोलेगा। एक तरफ गवर्नर जनरल दे देगा और एक तरफ उनके दिए गए कार्यों को कर देगा और कहेगा आइए आप मिलाइए इसको। बस वो मिलान करने की बात दोस्तों करेगा और इससे ज्यादा वह आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो मैंने उसी फ्रेम में आपके सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उसी हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ दोस्तों ऐड किए हैं। आइए दोस्तों, सॉरी, लॉर्ड एलनबरो। दोस्तों, तो लॉर्ड एलनबरो का जो कार्यकाल होता है भारत में वह 1842 से लेकर के 1844 तक दोस्तों भारत में होता है। कब तक? 1842 से लेकर 1844 तक का कार्यकाल होता है। दोस्तों, यह दास प्रथा का उन्मूलन करने वाले व्यक्ति कौन थे भारत में? लॉर्ड एलनबरो थे। 1843 में दास प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया भारत में। अब अगर दास प्रथा कोई करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 2 महत्वपूर्ण काम थे इनके शासनकाल में। क्या? पहला तो नर बलि प्रथा का अंत किया गया।
दोस्तों कुछ जनजातियां थी जिनके यहाँ नर बलि प्रथा चलती थी, यानी जो बालिका, जब बच्चा पैदा होता था उनकी हत्या कर दी जाती थी, मतलब उनकी बलि चढ़ा दी थी किसी न किसी को। तो जो अंधविश्वास था दोस्तों, यह नर बलि प्रथा की समाप्ति लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में होता है। और साथ ही साथ जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है दोस्तों, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है 1845 से 46 के बीच में दोस्तों। 1845 से 46 तक हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो प्रथम जब आंग्ल सिख युद्ध होता है तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों प्रथम इनका जो 1848 से लेकर के 1856 तक दोस्तों, तो 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी दोस्तों भारत में शासन करते हैं। और ये लॉर्ड डलहौजी ही हैं जिनके कारण भारत में 1857 की महान क्रांति हुई थी दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में क्या होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में होता है। पंजाब का विलय भी डलहौजी के शासनकाल में होता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो होगा दोस्तों, यह भी डलहौजी शासनकाल में होगा। 1850 में सिक्किम का विलय हो जाएगा भारत में दोस्तों। व्यापकता का सिद्धांत लाया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अर्थात व्यापकता सिद्धांत का सिर्फ सिंपल से इतना ही मतलब होता है जिसके जैविक पुत्र नहीं है, अर्थात पति और पत्नी के सेक्सुअली लाइफ के बाद जो बच्चा पैदा होता है उनका जैविक पुत्र कहलाता है दोस्तों, बायोलॉजिकल पुत्र कहलाता है उनका। तो जिनके बायोलॉजिकल पुत्र नहीं होंगे उनके बच्चे को जो वो गोद लेंगे, उस बच्चे को उनके क्षेत्र का यानी उनको साम्राज्य हस्तांतरित नहीं होगा दोस्तों। तो यहां क्या कहा गया कि जब अगर आपके जैविक पुत्र नहीं है, अर्थात आपके बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, तो आपका साम्राज्य सीधे ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, आपके पुत्र को वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापकता सिद्धांत के तहत सबसे पहले इसमें क्रम पूछा जाता है कि व्यापकता सिद्धांत किसके शासनकाल में है दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में। और व्यापकता सिद्धांत के अनुसार किन किन क्षेत्रों को कब कब भारत में, कब कब ब्रिटिश साम्राज्य के छाते के नीचे लाए गए दोस्तों, तो यह आपसे क्रम पूछा दोस्तों। आइए क्रम एक बार देख लेते हैं। तो व्यापकता सिद्धांत के तहत सबसे पहले हम सतारा को शामिल करते कब, 1848 में दोस्तों। फिर वहीं जयपुर और संभल को शामिल करते दोस्तों 1849 में। बघाट को शामिल करते हैं 1850 में। उदयपुर को शामिल करते हैं दोस्तों 1852 में। झांसी को शामिल करते हैं 1853 में। नागपुर को शामिल करते हैं 1854 में दोस्तों। शिक्षा की वुड डिस्पैच प्रणाली, भारत में जो शिक्षा की जो वुड डिस्पैच कहा जाए कि वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। तो भारत में शिक्षा के लिए जो वुड डिस्पैच लाया गया था दोस्तों, यह लॉर्ड डलहौजी शासन काल में दोस्तों आया था। कौन सा, तो आपसे सीधे क्या पूछा, एक तरफ पूछा जाएगा वुड डिस्पैच और नेक्स्ट तरफ दूसरी तरफ आपको दे दिया जाएगा चार गवर्नरों से पूछा जाएगा वुड डिस्पैच किसके द्वारा लाया गया दोस्तों। तो वुड डिस्पैच आया डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों। और प्रथम बार रेल चली भारत में कब, 16 अप्रैल 1853 में दोस्तों। तो यह प्रथम बार भारत में रेल की जो व्यवस्था हुई, रेल चली, वह भी लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में दोस्तों। कलकत्ता एवं आगरा के बीच जो तार सेवा की व्यवस्था हुई वह 1853 में दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम टेलीग्राफ सेवा दोस्तों। तो तार सेवा की व्यवस्था दोस्तों 1853 में होती है कलकत्ता और आगरा के बीच में, यह भी लॉर्ड डलहौजी शासन काल में होती है दोस्तों। वहीं 1854 में दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है। और डाक टिकट व्यवस्था का प्रचलन भी शुरू होता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों। डाक टिकट व्यवस्था में यह व्यवस्था थी कि जो भी ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहे हैं वह टिकट फ्री में लगा सकते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या व्यवस्था की कि जो भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हैं, अगर वह टिकट भेजते हैं या टिकट का यूज करते हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले आप टिकट लगाते थे आपको पैसा नहीं देना होता था। लेकिन डलहौजी शासन काल में क्या है कि डाक टिकट प्रचलन, अब भैया डाक टिकट आप लगाइबा तो पैसा देख पड़े तो सिंपल सीधा से एक ही फंडा है। तो डाक टिकट प्रचलन की व्यवस्था क्या की गई, उसमें क्या कहा गया कि अगर आपने डाक टिकट यूज किया है तो आपको पैसा उसके लिए देना पड़ेगा दोस्तों। यह भी 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार कारक था दोस्तों। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक सेवा विभाग की स्थापना दोस्तों। जो लोक सेवा विभाग की स्थापना होती है वह डलहौजी शासन काल में होती है दोस्तों। और पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो व्यवस्था होती है दोस्तों,
यह होती है सॉरी पी हाँ वर्क डिपार्टमेंट दोस्तों, यह होता है आपके डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों। भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो हुई दोस्तों, आप इस देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आप जो भी एग्जाम देते हैं यूपीएससी या यूपी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स, उसमें क्या होता है, आपको एक प्रतियोगिता के फॉर्मेट में आप बैठते हैं, आपका एग्जाम होता है दोस्तों, आप एग्जाम अच्छा करते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं। यह शुरुआत 1855 में की जाती है डलहौजी के शासन काल में दोस्तों। क्या कि भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की कब, 1855 की शासनकाल दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी शासन काल में दोस्तों किया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, 1856 से इनका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक दोस्तों होता है। तो कहा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वह प्रथम वायसराय। यहां देखा दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों। वहीं भारत का प्रथम, अब यहां देख क्या था, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो कौन था दोस्तों, तो वह महाशय थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही थे जिनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह होता दोस्तों। तो 1857 का विद्रोह किस शासनकाल में होता है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता दोस्तों। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की दोस्तों। तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास में जो हाई कोर्ट की स्थापना की थी दोस्तों, यह इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत की जाती दोस्तों। भारत में कहां कहां पे, बंबई, कलकत्ता और मद्रास, 3 क्षेत्रों में की जाती दोस्तों। 1856 में विधवा पुनर्विवाह, तो जो विधवा पुनर्विवाह दोस्तों 1856 की जाती है, यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया था और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान होता दोस्तों। 1856 विधवा पुनर्विवाह किस शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग शासनकाल में। तो 1861 में दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। तो अगर पूछा जाए आपसे इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ, 1861 में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों। और पोर्टफोलियो प्रणाली, जो पोर्टफोलियो प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की गई है 1861 में लॉर्ड कैनिंग शासनकाल में दोस्तों। तो पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है मंत्रालय, अर्थात आपको आपका विभाग सौंप दिया जाएगा। विभागीय व्यवस्था की शुरुआत, मंत्रालयी व्यवस्था की जो शुरुआत होती है दोस्तों, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में की जाती है। कि आप रक्षा मंत्रालय देखेंगे, आप विदेश मंत्रालय देखेंगे, आप वित्त मंत्रालय देखेंगे, आप गृह मंत्रालय देखेंगे। ये जो मंत्रालय की व्यवस्था की गई दोस्तों, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में की जाती है। वहीं सर जॉन लॉरेंस दोस्तों आपके लास्ट गवर्नर जनरल को दोस्तों 1864 से लेकर 1869 तक सर जॉन लॉरेंस का शासनकाल होता है भारत में। और यह अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं दोस्तों। यह कहते हैं कि भैया हम अफगानिस्तान में कोनो अटैक न करो, अफगानिस्तान जिसका क्षेत्र है वह अफगानिस्तान में अपना चलाए, अपने को अफगानिस्तान से कोनो मतलब नहीं है, अपन तो आराम से भारत में यहीं रहेंगे, अफगानिस्तान में जो मन के तोन करे। तो यह व्यवस्था क्या की गई, सर जॉन लॉरेंस में क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति लाई, अर्थात उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे पहले भोग चुके थे ना, इससे पहले भोग रहे थे। भोगे क्या, 2 बार अटैक किया अफगान में, ये उधर से अफगान को हरा के आते और ये आते उसके पहले अफगान फिर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता पूर्णतः उसी तरीके से। तो अफगान क्षेत्र बहुत लड़ाका क्षेत्र रहा दोस्तों। तो अफगान पर डायरेक्ट किसी ने शासन नहीं किया कभी, और अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। तो दोस्तों अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति कौन लाए दोस्तों, सर जॉन लॉरेंस लाए दोस्तों। हम एक बार स्क्रीन से हट जाते हैं, आप एक बार स्क्रीन को देख लें, सारे पॉइंट्स नोट कर लें फटाफट दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे टॉपिक्स, आपको कोई भी टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे दोस्तों। जब दोस्तों मेन एरियाज में हम आएंगे, जब या तो आपका स्पीड में हम चल रहे हैं, बहुत स्पीडली रूप से चल रहे हैं, मतलब कहा जाए कि आपके हर टॉपिक को हम बहुत कॉन्क्रीट तो नहीं कर रहे हैं इस समय, हम सिर्फ इतना कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ रखा है बस उसे हम क्लियरिफाई करते चले जाएं, आप उसे तेजी से समझते जाएं, ग्रैप्स करते जाएं दोस्तों। तो हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम पीसीएस मार्गदर्शक दोस्तों,
किसी को अगर पीसीएस चैनल खोजने में दिक्कत हो रही है पीसीएस मार्गदर्शक, तो वो @पीसीएस मार्गदर्शक लिखेंगे, वो सीधे हमारे चैनल पे आ जाएंगे। वैसे आप हमारे चैनल पे आएँ, उस चैनल के ऊपर विजिट करें, उस चैनल को देखें और आप समझें कि क्या हमारे चैनल की व्यवस्था कैसी है, आपको जो क्लासेस दी जा रही है क्या वह क्लासेस सही चल रही है या नहीं चल रही है। दोस्तों बहुत ही जल्द आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके लिए हम बहुत ही जल्द यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की भी क्लासेस स्टार्ट करें। दोस्तों जैसा यूपी आरओ के लिए हम टारगेटेड है, वैसे ही हम यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए टारगेटेड होकर आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखें, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।